राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह कोशिका चैप्टर से संबंधित रहेगी। इससे पूर्व में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित टॉपिक जो थे आपके रीट में आने वाले जनरल साइंस में उनको पढ़ चुके हैं। अब यही टॉपिक जो अब रीट में आने वाला है उसकी हम बात करें कोशिका की, जो आपके रीट के सिलेबस में दे रखा है कोशिका एवं कोशिका के प्रकार। तो उसमें हम कोशिका से शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी कोशिका के बारे में हम बात करें तो कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो कोई भी जीव है उसकी सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है दोस्तों वो कोशिका होती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करें कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका को क्रोक पादप में की। जो क्रोक पादप है, मृत कोशिका की खोज की सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, वह क्रोक पादप में की। और कब की? 1665 में की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। और किस में की? क्रोक पादप में की। और किस कोशिका की? मृत कोशिका की खोज की। नेक्स्ट हम बात करें, ल्यूवेन हाक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। तो ल्यूवेन जो हाक है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की 1674 में। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। पर उसने मृत कोशिका की खोज करी थी। और जीवित कोशिका की बात करें तो सबसे पहले ल्यूवेन हाक ने करी 1674 में। कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्र या केंद्रक की बात करें हम कोशिका की, तो उसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका सभी जीवों की क्या है दोस्तों? मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट हम बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। जो मानव शरीर है उसकी सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल, यह जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो अंडाणु रहेगा। इन तीनों ही पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही पॉइंट जो है दोस्तों ये मानव शरीर से संबंधित है। नेक्स्ट की हम बात करें संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका रहेगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह संसार की सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो आकार रहेगा कोशिका का 170 mm गुणा 130 mm रहेगा। मुर्गी का अंडा एकल कोशिकी होता है। यह पॉइंट याद रखें, जो मुर्गी का अंडा रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? एकल कोशिकी रहेगा। किसी कोशिका के साइज का संबंध, जो कोई कोशिका है उसके साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु की साइज से नहीं होता। कोई कोशिका है तो उसका जो साइज का संबंध रहेगा वो किसी पौधे या जंतु की साइज से नहीं होकर किससे रहेगा? उसके प्रकार्य से रहेगा। जिसका कार्य क्या है या प्रकार्य क्या है उससे संबंधित उसकी साइज रहेगी। ये नहीं कि अगर हाथी बहुत बड़ा है तो उसमें किसी कोशिका की बात करें तो वो बहुत बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। अमीबा, माइकोप्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती है या समय के साथ अपना आकार बदलती रहती है। जो अमीबा है, माइकोप्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम WBC भी कहते हैं, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं इनको हम WBC भी कहते हैं। ये WBC जो है एक कोशिकीय संरचना है, इसको याद रखना। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, ये मैंने कोष्टक में लिख दिया आपको, एक कोशिकीय संरचना होती है। तो अमीबा, माइकोप्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार क्या करती है दोस्तों? बदल सकती है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इनसे कभी क्या है सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, या सीधा प्रश्न ऐसे भी आ जाए सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा रहेगा। अगर मानव शरीर से संबंधित पूछेंगे तो प्रश्न में दिया रहेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। नेक्स्ट हम बात करें समान कार्य करने वाले कोशिका के समूह उत्तक बनाते हैं। वे सभी कोशिकाएं जो समान कार्य करती है, अगर उनके समूह की बात करें दोस्तों तो वो क्या बनेंगे? उत्तक बनाएंगे। और समान कार्य करने वाले उत्तकों का समूह, समान कार्य करने वाले हैं उन उत्तकों का समूह क्या बनाएगा दोस्तों? अंग बनाएंगे। जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं उनका समूह तो उत्तक बनाएगा, और समान कार्य करने वाले उत्तक है उनका समूह क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। और विभिन्न अंगों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? तंत्र का निर्माण होता है। तो जो विभिन्न अंग है वो मिलकर तंत्र का निर्माण करेंगे, और विभिन्न तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? शरीर का निर्माण करेंगे। तो कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाएगा, उत्तकों का समूह मिलकर अंग बनाएगा, और विभिन्न अंग मिलकर तंत्र बनाएंगे, और विभिन्न तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? शरीर बनाएंगे। तो यह सीरीज आप याद रखें, कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र और फिर शरीर। यह भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन में दे सकते हैं कि सबसे पहले उधर क्या आएगा? कोशिका आएगी, फिर उसके बाद उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र और फिर शरीर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें
कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया। ये दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कब किया? 1838 से 39 ईस्वी में। इसके मुख्य बिंदु है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यह इसका पहला मुख्य बिंदु। दूसरे की हम बात करें, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जो प्रत्येक जीव है इसका शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। जो सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? कार्य करती है। जबकि प्रत्येक जो हर एक कोशिका है वो क्या, एक स्वाधीन इकाई है, मतलब एक स्वतंत्र इकाई है। लेकिन सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? एक साथ काम करती है, और फलस्वरूप क्या होता है? एक जीव का निर्माण होता है। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। और जो शरीर का जब निर्माण हो जाता है मतलब एक जीव का निर्माण हो चुका है। अब हम बात करें, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक क्या रहता है? मुख्य अभिकर्ता होता है। याद रखना, कोशिका का निर्माण जिस भी क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो रहता है दोस्तों वो क्या रहता है? मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका क्या है? अनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि इसमें केंद्रक के में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो जो कोशिका है दोस्तों ये अनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि इसके केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। अब हम जीवों की बात करें तो कोशिका के आधार पर जीव जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एक कोशिकीय जीव और दूसरा प्रकार है बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव की बात हम करें तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल किससे बना रहेगा? एक कोशिका से, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और क्लोमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। ये एग्जांपल आप याद रखना एक कोशिकीय जीव के। प्रश्न ऐसा आता है निम्न में से एक कोशिकीय जीव है या निम्न में से बहुकोशिकीय जीव है, और इन्हीं उदाहरणों में से वहां पर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन अगर एक कोशिकीय जीव पूछा है तो उसका रहेगा। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोनास, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया फंजाई। तो जो फंजाई रहेगा वह बहुकोशिकीय है, तो आपका उत्तर वहां पर बहुकोशिकीय जीव जो फंजाई रहेगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके उदाहरण याद रखना। अब बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो सभी जीव जंतु, वैसे जीव जंतुओं में मनुष्य भी आगे, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं सभी जीव जंतु, मनुष्य और फंजाई, ये तीनों ही इसके एग्जांपल आप समझे बहुकोशिकीय जीव के। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में आप अंतर समझ ले और इनके एग्जांपल भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें, कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो है दो प्रकार की कोशिका होती है। जो कोशिका है उसमें पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कोशिका जो रहेगी वह रहेगी यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है दोस्तों इसमें क्रोमेटिन नहीं बन पाता। इसके बाद हम बात करें, इसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं रहती है इनमें स्पष्ट केंद्रक का क्या रहेगा दोस्तों? अभाव रहेगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रहेगी इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, साथ ही इसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या रहेगा दोस्तों? अभाव रहेगा। उदाहरण की हम बात करें तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल। जो जीवाणु और नीलहरित शैवाल है दोस्तों ये दोनों ही किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अब हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो इन कोशिकाओं में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन व केंद्रिका होती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं रहती है इनमें डीएनए व हिस्टोन जो प्रोटीन है इनके संयुक्त रूप से बनी होने की वजह से क्या रहती है? क्रोमेटिन व केंद्रिका इसमें क्या रहती है? बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहेगा। और उदाहरण की हम बात करें तो विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर सभी पादप जंतु कोशिकाएं। तो विषाणु और जीवाणु है इन दोनों को छोड़कर जितनी भी पादप एवं जंतु कोशिकाएं हैं सारी ही यूकैरियोटिक रहेगी। तो आप उदाहरण को जरूर याद रखें। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण रहेगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण रहेगा विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिकाएं। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या अंतर हैं उन अंतरों को देखते हैं। मेन इनके सारे जितने अंतर है मैंने इनको पॉइंटों के रूप में एक साथ ले लिया ताकि आपको पता रहे किसमें क्या पाया जाता है और किसमें क्या नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जबकि इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक में स्पष्ट पूर्ण विकसित केंद्रक होता है।
अब हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या केवल क्या रहती है, एक। गुणसूत्रों की केवल एक संख्या प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें एक से अधिक क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, याद रखना। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी अनुपस्थित रहेगा और केंद्रिका भी अनुपस्थित रहेगी, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, ये इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब आपके उसमें आएंगे जब हम कोशिका की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो आप बस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है उन पॉइंटों को याद रखें। ये सारे टॉपिक जब अभी नेक्स्ट क्लास में हमारे आएंगे आपके वहां पर क्लियर हो जाएगा, केंद्रिका क्या है, केंद्रक झिल्ली क्या है। ठीक है दोस्तों, श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें जो श्वसन रहेगा दोस्तों वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होगा, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। तो यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होगा और प्रोकैरियोटिक में श्वसन किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होगा। नेक्स्ट अंतर हम देखें प्रोकैरियोटिक में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, सेंट्रियोल आदि अनुपस्थित होते हैं। ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर अभी पढ़े हैं ये सभी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं इनमें अनुपस्थित रहेंगे। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें ये सभी पाए जाते हैं। ये सभी से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, सेंट्रियोल, ये इसमें जो अनुपस्थित है वो सब इसमें क्या है, उपस्थित है। तो ये सभी से मतलब ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये सब अनुपस्थित होते हैं। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, जबकि इसमें क्या होता है, लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में, जो प्रोकैरियोटिक है इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा यह थाइलेकाइड में होता है, और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण होगा दोस्तों वह क्लोरोप्लास्ट में होगा, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण होगा यह थाइलेकाइड में होगा। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें जो कोशिका विभाजन है अर्धसूत्री प्रकार का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है। अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो कशाभिक केवल एक तंतु होता है। जो इसमें कशाभिका होती है वह केवल क्या होती है, एक तंतु होता है, जबकि इसमें जो कशाभिका की बात करें तो इसमें कुल कितने होते हैं, 11 तंतु होते हैं। इसमें केवल एक तंतु पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 11 तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो प्रोकैरियोटिक जो है इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है दोस्तों इनमें जो डीएनए है यह प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता, एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, साथ ही इसमें है हिस्टोन प्रोटीन जो रहेगा दोस्तों वो पूर्णतः क्या रहेगा, उसका अभाव रहेगा या अनुपस्थित रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन उसमें क्या रहता है दोस्तों, उपस्थित रहता है। इसके उदाहरण की हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो इसमें आएगा जीवाणु और नीलहरित शैवाल, और यूकैरियोटिक की बात करें तो विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिका। तो यहाँ पर मैंने इनको मुख्य मुख्य पॉइंट के रूप में आपको इन दोनों के अंतर भी बता दिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। आज की क्लास दोस्तों हम यही खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी उसमें हम कोशिका से संबंधित जो क्लास रहेगी अगली, उसमें हम कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले हैं विभिन्न पदार्थ या प्रकार उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।